हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। लीजिए, उत्तर प्रदेश बोर्ड का सैम्पल पेपर आ चुका है और उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको देने जा रहा हूं। ऑफिशियल सैम्पल पेपर है तो ऑफिशियल सॉल्यूशन होगा, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसको लिखने से आप अपने एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि उत्तर प्रदेश बोर्ड की जो अगर क्वेश्चन पेपर आता है वो कैसे आता है और उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। सबसे पहली बात तो है, उत्तर प्रदेश बोर्ड में अभी भी क्वेश्चन पेपर जो 100 मार्क्स का बनता है। मतलब यहाँ पर जो है इकोनॉमिक्स में कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है। लगभग लगभग सभी बोर्ड में जो है प्रैक्टिकल शुरू है उत्तर प्रदेश को छोड़ के। जब मॉडल पेपर की बात करते हैं, इस क्वेश्चन पेपर के लिए आपको 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा और यहाँ पर 15 मिनट पढ़ने के लिए होता है। ध्यान में रखिएगा, आपको यहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेंगे केवल लॉन्ग में, ठीक है। और जितने भी मार्क्स होते हैं और क्वेश्चन के सामने आपको लिखा रहता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आने वाली है। तो उत्तर प्रदेश बोर्ड यानी कि यूपी बोर्ड, पहले एक जमाना कहा जाता था उत्तर प्रदेश बोर्ड का पेपर बहुत कठिन होता है। एक्चुअल में कठिन कुछ नहीं होता, अगर आप पढ़ के गए तो इजी है, पढ़ के नहीं गए तो ऑटोमेटिक कठिन हो जाता है। तो क्वेश्चन पेपर में उत्तर प्रदेश बोर्ड ने इस बार का पेपर किस प्रकार से सेट किया है, किस तरह के क्वेश्चन एक्चुअली में रखने वाले हैं, उन सब चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर की जो निर्देश होता है ना, उन सबको पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है आपके पास, इस क्वेश्चन पेपर में 10 एमसीक्यूज होंगे, 10 एमसीक्यूज वाले टाइप के होंगे, जिसमें 4 ऑप्शन दे रखा, एक ऑप्शन को हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का। उसके बाद वाली कैटेगरी है 11 से 18 नंबर की, 8 क्वेश्चन लघुत्तरी होगा। लघुत्तरी मतलब लगभग लगभग 50 शब्दों में, यूं कहे 3 से 4 लाइन में देना होता है और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर दिया जाएगा। 19 से लेकर 24 यानी कि आपको यहाँ पर मिलेगा 6 क्वेश्चन जो कि होगा लघुत्तरीय। दैट मीन्स 150 शब्द में लिखना होगा, यानी कि लगभग लगभग ये मान के चलिए 1 पेज के आसपास, जिसके आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं। और उसके बाद 3 क्वेश्चन आपके होंगे, 25 26 27 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। और यहाँ पर आपको ऑप्शनल मिलेंगे, मतलब 2 क्वेश्चन मिले होंगे, दोनों में से कोई एक करना होगा। इस तरह 6 क्वेश्चन होगा, 6 में से 3 करने होंगे और हर एक क्वेश्चन आपको 10 नंबर का मिलेगा। क्वेश्चन पेपर यूपी बोर्ड का छोटा होता है, लेकिन यूपी बोर्ड की सबसे बड़ी खासियत है पर लिखना ज़्यादा होता है। तो किस हिसाब से हम क्वेश्चन को लिखेंगे, क्वेश्चन किस तरह का है, उन सब चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक, जो कि आपका एमसीक्यूज है, बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यूज। ओके, जब एमसीक्यूज की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, एमसीक्यूज मतलब होता है कि यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उन ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा है, सीमांत तुष्टिकोण ह्रास नियम की विस्तृत व्याख्या किसके द्वारा की गई। सीमांत तुष्टिकोण ह्रास नियम की विस्तृत व्याख्या, अगर व्याख्या करें तो सबसे पहले ये तो समझ लीजिए कि इसका प्रतिपादन जो है प्रोफेसर एच गोसेन ने किया। ठीक है, जो ऑस्ट्रिया के से प्रतिपादन नहीं है, लेकिन पर व्याख्या की बात हो रही है। अगर सीमांत तुष्टिकोण का मतलब घटती सीमांत उपयोगिता का नियम भी कहते हैं इसको, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम भी कहा जाता है इसको, तो इसकी व्याख्या करने वाले थे, विस्तृत व्याख्या करने वाले थे प्रोफेसर मार्शल। अगर प्रतिपादक पूछा जाता तब एच गोसेन का नाम लिखते, क्योंकि ये पर विस्तृत व्याख्या करने वाले थे। प्रतिपादन भले ही गोसेन ने किया हो, लेकिन इसके बारे में डिटेल से बताने वाले थे प्रोफेसर मार्शल। इसके अलावा आगे बात करते हैं, वस्तु एवं सेवा कर किस प्रकार की लागत का उदाहरण है। वस्तु और सेवा कर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, भारत का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर है। और अगर लागत की बात करते हैं तो ये एक प्रकार का परिवर्तनशील लागत है, क्योंकि वस्तुओं के उपयोग के साथ साथ ये कर बढ़ता चला जाएगा, उपयोग के साथ साथ अगर कम उपयोग करेंगे कर भी कम लगेगा, इसलिए इसको परिवर्तनशील लागत के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार या पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा है। 4 ऑप्शन है, सीमांत आय बराबर सीमांत औसत आय और सीमांत आय मतलब ए आर बराबर एम आर, ए आर इज ग्रेटर देन एम आर और ए आर इज स्मॉलर देन एम आर। तो पूर्ण प्रतियोगिता स्पर्धा में वस्तु की कीमत समान रहती है। अगर वस्तु की कीमत समान हो तो इस दशा में औसत आय और सीमांत आय भी दोनों आपस में बराबर होती है। ध्यान में रखना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न समीकरणों में से कौन सा समीकरण गलत है। आपको रॉन्ग समीकरण बताना है कि 4 में 3 सही है और कोई एक गलत है। पहला, एपी बराबर टीपी मल्टीपल, एपी का मतलब होता है औसत उत्पादन, टीपी का मतलब कुल उत्पादन, एल का मतलब होता है परिवर्तनशील साधन की इकाइयां। तो ये पहला दे रखा है। दूसरा, एमपी बराबर टीपी एन प्लस टीपी एन दे रखा है। यहाँ पर ये थोड़ा ऑप्शन में दिक्कत हो गई, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1 दे रखा होगा, ये दूसरा ऑप्शन है जो कि सही है। फिर है एपी इक्वल टू टीपी डिवाइडेड बाई एल, ये भी सही है। और टीपी इक्वल टू एपी मल्टीप्लाई बाई एल, ये भी सही है। जब ये तीनों सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है, क्योंकि ये फार्मूला नहीं होता है, इसका रिवर्स उल्टा फार्मूला ये होता है, डी नंबर।
अगर हम आगे बात करते हैं, यदि पूर्ति बेलोजदार है, अगर पूर्ति बेलोजदार है तो इसमें से कौन सी स्थिति बताती है? बेलोजदार मतलब जब परिवर्तन नहीं होता है। बेलोजदार पूर्ति का मतलब होता है जहां पर कीमत में तो परिवर्तन होता है लेकिन वस्तु की पूर्ति की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, दैट इज जीरो। सो यहां पर होता है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू जीरो, ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हो गया फिफ्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 6, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का कार्यक्रम कब था? ये कार्यक्रम कब हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का मतलब होता है पूरे विश्व में जब महान आर्थिक मंदी भी कहा जाता है इसको। ये कब आया था? ये आया था सन 1929-30 में, और इसके ठीक 6 साल बाद 1936 में प्रोफेसर कीन्स ने अपनी पुस्तक इसी आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए पब्लिश की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी पर राइट आंसर है। 7, अर्ध टिकाऊ वस्तुओं में शामिल होती है क्या? अर्ध टिकाऊ मतलब एक ऐसी वस्तु जिसको हम कुछ समय के लिए प्रयोग कर सकते हैं लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकते, जिसमें क्या है? क्रॉकरी, बिल्कुल राइट आंसर की क्रॉकरी। जब तक यूज़ करें टूटेगा नहीं, टूट गया तो बेकार हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, वातावरण की एसी लॉन्ग टर्म उपयोग सभी नहीं, केवल क्रॉकरी आता है इस केस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद मतलब होता है एनडीपी। शुद्ध घरेलू उत्पाद का फार्मूला कौन सा होगा? शुद्ध घरेलू मतलब जब सकल मूल्य में से घिसावट मूल्य, घिसावट को एक और नाम से जाना जाता है मूल्यह्रास, या फिर एक और नाम से जाना जाता है स्थिर संपत्ति का उपभोग। तो सकल में से घिसावट मूल्य को घटाने पर शुद्ध घरेलू उत्पाद आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 9, चालू खाते में निम्नलिखित विभिन्न आर्थिक सौदों में शामिल होता है। चालू खाता, चालू खाता मतलब होता है भुगतान संतुलन का चालू खाता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। में क्या का शामिल होता है? चालू खाते में सेवाओं का निर्यात, एक पक्षीय हस्तांतरण, वस्तुओं का आयात, ये सारे शामिल होते हैं, तो ऑप्शन हमारा होगा डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 10, गैर योजनागत व्यय में किसे शामिल किया जाता है? गैर योजनागत व्यय में क्या मतलब होता है? ऐसे व्यय जिसके लिए किसी योजनाओं की आवश्यकता नहीं होती है, देश के विकास के लिए, देश के संचालन के लिए ये व्यय करने पड़ते हैं, जैसे ब्याज का भुगतान, रक्षा व्यय, वेतन और पेंशन। ये तीनों ही गैर योजनात्मक व्यय है क्योंकि ये कंपल्सरी पेमेंट है, आपको करना ही करना पड़ा है, तो ऑप्शन हम टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो गया 10 क्वेश्चन एमसीक्यूज के। अब हम बात करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और इसके लिए 50 शब्द निर्धारित है। 50 मतलब 3 से 4 लाइन, लेकिन कोशिश ये करना है कि बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है आपको उतना ही लिखना है जितना आप आंसर कंप्लीट कर सके। कोई दिमाग में रहना चाहिए 3 से 4, बस उससे ज़्यादा ना जाए। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है? ऐसे। नंबर 11, औसत आय की गणना किस प्रकार की जाती है? सबसे पहले तो समझो औसत आय होता क्या है। औसत आय का मतलब होता है प्रति इकाई आय। क्या बोलते हैं इसको? प्रति इकाई आय, यानी कि किसी भी वस्तु की प्रति इकाई बिक्री से प्राप्त होने वाली आय को औसत आय कहते हैं। मतलब कुल आय को बिक्री की इकाइयों से भाग देकर औसत आय की गणना की जाती है, क्योंकि गणना पूछा गया है। वस्तु की प्रति इकाई कीमत को ही औसत आय कहते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है, औसत आय बराबर कुल आय बटे बिक्री की इकाइयाँ, दैट मीन्स AR इक्वल टू TR। मान लीजिए जो कुल आय है 100 और हमने कितनी इकाइयाँ बेची? 10। तो ऐसे में औसत आय बराबर कितना होगा? 100 टोटल बेचने से मिला, 10 इकाई को बेचा, तो एक वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी? 10 रुपये। तो ये है औसत आय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 की बात करते हैं। कोशिश करना है आंसर लिखेंगे, अगर एग्जाम्पल दे सके, डायग्राम दे सके, चार्ट बना सके, फार्मूला लिख सके तो बेस्ट है। इन सब को लिखने से क्या है ना, अटेंशन बढ़ता है। कॉपी चेक करने वाले को दिमाग में आता है, इसको तो आता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट कितना लिखा मतलब नहीं होता, आपने उस चीज़ को किस तरह से रिप्रेजेंट किया है उससे मतलब होता है। तो रिप्रेजेंट जरूरी है, रिप्रेजेंट करने के लिए डायग्राम, फ्लो चार्ट, ठीक है, इन सब चीज़ों का यूज़ कीजिए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ये भी 3 मार्क्स का है कि अर्थशास्त्र में बाजार की परिभाषा दीजिए। अर्थशास्त्र में बाजार क्या होता है? बाजार को नॉर्मली किसी से पूछा कहते हैं बाजार क्या है? बाजार एक क्षेत्र है जहाँ पर बहुत सारी दुकानें होती नहीं। अर्थशास्त्र में बाजार का अर्थ उससे भी बड़ा है। अर्थशास्त्र के अनुसार बाजार वह क्षेत्र है जहां किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता आपसी संपर्क में आकर एक निश्चित कीमत पर वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं। वहीं पर जब इसकी परिभाषा की बात करते हैं, अगर किसी अर्थशास्त्र की परिभाषा याद है तो वो लिखना है, जैसे प्रोफेसर JK मेहता ने कहा कि बाजार एक स्थिति को बताता है जिसमें एक ऐसी वस्तु की मांग एक ऐसे स्थान पर की जाती है जहां उसे विक्रय के लिए प्रस्तुत किया जाता है। देखिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि लिखे कैसे।
इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाना, मतलब मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों के बीच में कि इसको देखिए। और लगातार मैं आपको सैम्पल पेपर प्रोवाइड करूंगा, आपके एग्जाम होने तक कम से 5 या 6 एग्जैक्ट सैम्पल पेपर जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बनेंगे मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। बस बने रहना मेरे तक। आपको सब्सक्राइब नहीं करना है तो बेटा सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि सैम्पल पेपर आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और किसी को परफेक्ट तैयारी करनी है तो डेली शाम की 8 बजे की लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए मेरे साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अविस्फीतिक अंतराल को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर, ये भी क्वेश्चन जो है 3 नंबर का है। तो किसी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति को बनाए रखने के लिए जितनी सामूहिक मांग की आवश्यकता होती है, अगर सामूहिक मांग उससे कम हो तो इन दोनों के बीच के अंतर को अविस्फीतिक अंतराल कहते हैं। मतलब जितनी आवश्यक मांग होनी चाहिए, मांग अगर उससे कम हो तो जो कम होता है ना उसी को अविस्फीतिक अंतराल कहते हैं। यूँ कह सकते हैं सामूहिक पूर्ति सामूहिक मांग से जितनी अधिक होती, दैट मीन्स कुल पूर्ति माइनस कुल मांग को अविस्फीतिक अंतराल के नाम से जानते, ठीक है। एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट लेके रखना है आपको, क्योंकि ऐसा ही लिखना है, चाहते रटिए चाहे दिमाग में बैठाइए। ये क्वेश्चन पूछा गया, आपको यही लिखना है, तभी जाके आपको 3 नंबर पूरा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14, वाणिज्यिक बैंक से क्या तात्पर्य है? जैसे SBI, BOB क्या है? बैंक वह संस्था है, यानी कि वाणिज्यिक बैंक की बात हो रही है। वाणिज्यिक बैंक वो संस्था है जो मुद्रा में व्यवसाय करती है। यह एक ऐसा प्रतिष्ठान है जहां धन का जमा, संरक्षण, विनिर्गमन होता है तथा ऋण एवं कटौती की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। एक दूसरे पर रकम भेजने की व्यवस्था होती है और इनका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है, जैसे भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक आदि। ये क्वेश्चन भी आपको 3 नंबर का है, 3 नंबर के हिसाब से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 50 शब्दों के आसपास। थोड़ा सा मैंने लंबा दिया है ताकि आपको याद रहे। बचत को निर्धारित करने वाले तत्व। एक अर्थव्यवस्था में लोगों की बचत किस बात पर निर्भर करती है? नंबर 1, 3 कारक होते हैं, 3 तत्व पूछना है क्योंकि 3 नंबर है, 3 तत्व बहुत है। तो बचत करने की योग्यता होनी चाहिए। अगर व्यय से अधिक आय होने पर बचत होती है, यानी कि अगर जितना हम खर्च करते हैं उसकी कंपेरिजन हमारी आय अधिक है, इनकम बढ़ने के साथ साथ बचत बढ़ जाती है, यानी कि आय से बचत प्रभावित होती है। नंबर 1। नंबर 2, बचत करने की इच्छा। अगर आपके मन में है कि मैं अपने आय का कुछ भाग बचाऊंगा, मतलब लोगों की इच्छा बचत को बढ़ाती है। अगर इच्छा ही नहीं है, हम खर्च करने पर तुले हुए हैं, तो बचत नहीं हो सकती। और लास्ट है बचत करने की पर्याप्त सुविधाएं। देश में शांति, सुरक्षा, विनियोग के साधन, प्रोत्साहन, ठीक है ना, ये सब चीज़ें बचत करने को प्रोत्साहित करती हैं। लोगों को जागरूक होना जरूरी है, तो बचत के निर्धारित करने के प्रमुख तत्व ये हो गए। क्वेश्चन नंबर 16, 3 मार्क्स का ये भी है। भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली के किन्हीं 3 बिंदुओं का वर्णन कीजिए। भारतीय मुद्रा प्रणाली किस पर आधारित है? रुपए पर आधारित है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपए है। ये रुपए का साइन है। इसका बाजार नियामक जारीकर्ता भारतीय रिजर्व बैंक है। पहला पॉइंट ये कि 3 बिंदु के बारे में बताना है। भारतीय करेंसी को भारतीय रुपया INR तथा सिक्कों को पैसा कहा जाता है और 1 रुपया 100 पैसे के बराबर होता है। रुपया और पैसे के बीच संबंध है 1 रुपये बराबर 100 पैसे। नंबर 3, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 26 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक को नोट का मूल्य अदा करने के लिए जिम्मेदार है। हमारे जितने भी नोट होते हैं वो सब भारतीय रिजर्व बैंक छापता है और वही इसके मूल्य को अदा करता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मांग पर ही अदायगी बैंक नोट जारी होने के नाते है। ध्यान रखना, ये 3 प्रमुख बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी 3 नंबर का है। केंद्रीय बैंक से क्या तात्पर्य है? इसके मात्रात्मक उपकरण के नाम लिखना है, केवल एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, 3 नंबर में इतना बहुत है। केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक किसी भी अर्थव्यवस्था का बैंकिंग प्रणाली का शीर्षस्थ बैंक है जो देश के समस्त बैंकों की बैंकिंग प्रणालियों पर नियंत्रण करता है, आवश्यक होने पर उन्हें ऋण प्रदान करता है। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है और इसका प्रमुख कार्य मुद्रा और साख मुद्रा का नियमन करना होता है। इसके लिए केंद्रीय बैंक के जो मात्रात्मक उपकरण है उसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर, नगद कोष अनुपात आदि है। कई सारे दूसरे हैं, तो क्योंकि कुछ ही पूछा गया 3 नंबर में तो इतना इनफ होता है लिखना। क्वेश्चन नंबर 18, वस्तु विनिमय प्रणाली के 3 दोषों का, ये भी 3 नंबर में 3 दोषों के बारे में बताना है। वैसे तो दोष कई सारे हैं, क्योंकि 3 नंबर में है तो 3 पॉइंट इनफ होते हैं। तो दोहरे संयोग का अभाव,
मूल्य के समान माप का अभाव और मूल्य संचय की असुविधा जो है वस्तु विनिमय की प्रमुख कठिनाई। नंबर दोहरे सहयोग का भाव क्या होता है? दो व्यक्तियों का इस प्रकार से होना, दोनों के पास एक दूसरे की जरूरत, मतलब ए है और बी है, दोनों का इस प्रकार से होना कि एक दूसरे की जरूरतें पूरी हो, दोनों ही तैयार हो। लेकिन वस्तु विनिमय में ऐसा पॉसिबल नहीं था कि हमेशा ऐसा बंदा मिल जाए जिसके पास मेरी जरूरत का सामान हो और वो एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो। दूसरा, किसी भी वस्तु का मूल्य किस प्रकार से मापा जाए, कितनी वस्तु किसके बदले में दिया जाए, कोई मूल्य मापक नहीं था। तीसरा, मूल्य संचय, हम भविष्य के लिए अपने मूल्य को बचा के नहीं रह सकते। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वस्तु विनिमय की थी, एक्सप्लेन करना है तभी जाके मार्क्स मिलेगा। अब बात करते हैं लघुत्तर प्रश्न, हर एक 6 नंबर का है। लगभग आपको अपने एग्जाम कॉपी का 1 पेज के आसपास लिखना है, क्योंकि 100 शब्द निर्धारित है, 100 का मतलब काफ़ी होता है, 100 से 150 शब्द के बीच में। क्वेश्चन है, मांग का अर्थ लिखिए एवं परिभाषा भी लिखिए। मांग क्या है? जब हम अपनी आवश्यकता को एक निश्चित कीमत पर, निश्चित समय पर, एक निश्चित स्थान पर पूर्ण करने के लिए तैयार होते हैं या खर्च करते हैं या खरीद लेते हैं, उसे हम मांग कहते हैं। इसी चीज़ को प्रोफेसर, क्योंकि परिभाषा पूछा गया है, मांग शब्द का अभिप्राय मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाता है, एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है। दूसरा है बिना किसी दी गई कीमत पर वस्तु की मांग वह मात्रा है जो कीमत एक निश्चित समय में खरीदी जाती है। साथ ही साथ आपको, क्योंकि मांग की परिभाषा पूछा गया है, तो मांग का अर्थ तब तक कंप्लीट नहीं होता है जब तक टेबल के माध्यम से, क्योंकि लिखना, मैंने कहा लिखने बहुत ज़्यादा लिखने की कोशिश करेंगे दिक्कत है, कोशिश करना टेबल डायग्राम वगैरह से आप इसको कंप्लीट कर दो। मांग जैसे वस्तु की विभिन्न कीमतों पर जितनी मात्रा उसकी मांगी जाए, 10 रुपये में 10, वस्तु की कीमत घटती जा रही है, मांग की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। इसी चीज़ को डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहेंगे। तो ये डायग्राम है जहाँ वस्तु की कीमत जितनी कम हो रही है, मांग की मात्रा उतनी ही बढ़ रही है। तो ये डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करना जरूरी है, तब जाके आप पूरे 6 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये भी 6 नंबर का है। कुल आय को उदाहरण द्वारा समझाइए। कुल आय, समग्र आय, सामूहिक आय या सामूहिक आय, ये सब एक ही चीज़ है, ठीक है ना। कुल आय सॉरी, यहाँ पर कुल आय तो नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा ये हो गया, कुल आय नहीं, यहाँ पर कुल मांग, ठीक है। सामूहिक मांग, कुल मांग, समग्र मांग, ये एक ही चीज है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कुल मांग को उदाहरण द्वारा समझाइए। कुल मांग है क्या? एक अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की संपूर्ण मांग को ही कुल मांग कहते हैं। यह अर्थव्यवस्था के कुल व्यय के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसको डिटेल से लिखना है आपको। एक अर्थव्यवस्था में जितने भी नागरिक हैं जो वस्तु और सेवाओं पर खर्च करते हैं, उन सब का योग सामूहिक मांग होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं सामूहिक मांग उस व्यय को बताती है जो देश के निवासी आय के दिए हुए स्तरों पर खर्च करने के लिए तैयार होता है। इसका मतलब सामूहिक मांग बराबर कुल व्यय, और कुल व्यय के 2 भाग होते हैं। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कुल उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय। ये सब कुछ विद डायग्राम आपको रिप्रेजेंट करना है, और डायग्राम बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट हर स्तर पे बराबर होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये हो गया आपका निवेश। कंजप्शन 0 लेवल पे हमारा बढ़ता चला जाता है, ये इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर हम दिखाएंगे ये जो पॉइंट है, यहाँ पर हम दिखाएंगे आय, और यहाँ दिखाएंगे हम एग्रीगेट डिमांड सामूहिक। तो ये हो गया हमारा कंजप्शन, और ये हो गया हमारे पास एग्रीगेट डिमांड सामूहिक मांग। ये डायग्राम बनाना जरूरी है आपके लिए इस क्वेश्चन में पूरा करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको अंतर बताना है पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के बीच। पूर्ण प्रतियोगिता को बोला जाता है इंग्लिश में परफेक्ट कंपटीशन, एकाधिकार को बोला जाता है मोनोपोली। पूर्ण प्रतियोगिता जिसमें क्रेता और विक्रेताओं की संख्या असंख्य होती है, और एकाधिकार जिसमें केवल एक ही विक्रेता होता है। नंबर 1, क्योंकि 6 नंबर का है, कम से कम 5 या 6 के आसपास अंतर तो बताना ही है। नंबर 2, औसत आगम और सीमांत आगम बराबर होते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में, जबकि एकाधिकार में औसत आगम सीमांत आगम से ज़्यादा होता है, ठीक है। नंबर 3, थर्ड पॉइंट, दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ ही लिया सकता है, क्योंकि वस्तु की कीमतें समान रहती हैं, जबकि दीर्घकाल में असामान्य लाभ अर्जित किया जा सकता है। ध्यान में रखना, पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन अधिक होता है लेकिन वस्तु की कीमत का स्तर कम होता है, जबकि एकाधिकार में उत्पादन कम होती है क्योंकि एक ही विक्रेता होता है, जबकि वस्तु की कीमत का स्तर ज़्यादा होता है। पॉइंट नंबर 5, पूर्ण प्रतियोगिता में नई फर्मों का प्रवेश पूर्णतः स्वतंत्र होता है। कोई भी जब चाहे बिजनेस में आ सकता है, जब चाहे बिजनेस को छोड़ के जा सकता है, जबकि एकाधिकार में किसी भी नई फर्मों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित होता है, कोई भी नहीं आ सकता। और लास्ट पॉइंट, बाजार में वस्तु की कीमत स्तर एक समान रहता है, यहाँ पर वस्तु की कीमतें परिवर्तित नहीं होती है, जबकि
एकाधिकार में वस्तु की कीमतों में अंतर पाया जाता है, जिसको बोलते हैं कीमत विभेदीकरण या कीमत विभेद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, 6 मार्क्स का ये भी। सरकारी बजट के कोई 3 उद्देश्य बताइए। सरकारी बजट, प्रत्येक देश की सरकार के बजट तो तैयार की जाती है, उनका उद्देश्य होता है कुछ। सबसे पहला उद्देश्य होता है आर्थिक विकास। किसी राष्ट्र की समग्र आर्थिक विकास बचत और निवेश पर प्रभावित होती है, और सरकारी अपने बजट के माध्यम से देश की विकास किस प्रकार से किया जाए, उत्पादकता कैसे बढ़ाया जाए, बचत और निवेश को किस प्रकार बढ़ाया जाए, इस बात की व्यवस्था करती है। साधनों का पुनः आवंटन, सरकार अमीरों, छोटे उद्योगों, अमीरों के पास, ठीक है ना, या फिर प्राइवेट और सार्वजनिक उद्योगों के बीच में संसाधनों का आवंटन सही से हो, साधनों का सही वितरण हो, इस बात की व्यवस्था करती है। और नेक्स्ट है, वैसे 3 पूछा गया था, मैंने एक ज़्यादा बता दिया आपको, आप कोई से भी 3 लिखिए। आय का पुनर्वितरण, अमीर और गरीब के बीच जो आय के अंतर को कम करने के लिए सरकार जो है विभिन्न प्रकार के योजनाओं को शुरू करती हैं, अलग अलग प्रकार के टैक्स यूज करती हैं, सब्सिडी देती हैं, राजकोषीय अलग अलग उपाय, ताकि जो गरीब और अमीरों पर टैक्स बढ़ाकर उनसे आय कम किया जाए, गरीबों पर टैक्स हटा के उनकी आय को बढ़ाया जाए, इस बात का प्रबंध करती है। वित्तीय स्थिरता, अर्थव्यवस्था में कीमतों का उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा ना हो, कीमतें स्थिर बनी रहे, ताकि अर्थव्यवस्था में मंदी और महंगाई इन दोनों की स्थितियां उत्पन्न ना हो, इस बात की व्यवस्था भी सरकार अपने बजट के माध्यम से ही करती है। ओके, समझ में आ रहा है बेटा? आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, ध्यान रखिए, कोई भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आ रहा है, देन आपको क्या करना है, आपको करना है कि आप यहाँ पर आएंगे कमेंट बॉक्स में और मुझे अपने डाउट्स को बताएंगे। यूपी बोर्ड से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप यू कैन आस्क मी, आप अपने हर एक डाउट मुझसे उत्तर प्रदेश बोर्ड के पूछ सकते हैं। राइट, आगे बढ़े। स्फीतिक और अविस्फीतिक अंतराल के किन्हीं 4 अंतरों को बताना है। अब स्फीतिक और स्फीतिक का मतलब होता है महंगाई की स्थिति, और अविस्फीतिक का मतलब होता है मंदी। अब इन अंतर बताना है तो पॉइंट टू पॉइंट। नंबर 1, किसी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति को बनाए रखने के लिए जितनी समग्र मांग की आवश्यकता होती है, यदि समग्र मांग उससे ज़्यादा हो तो इन्हें दोनों को अंतर को स्फीतिक बोलते हैं, यानी कि ये होता है महंगाई जब कीमतें ज़्यादा होती हैं। जबकि अविस्फीतिक अंतराल एक ऐसी स्थिति होती है जितनी समग्र मांग चाहिए उसकी तुलना में कम होती है, तब वो अविस्फीतिक अंतराल होती हैं। समझ में आ गया? पॉइंट नंबर 2, यह अंतराल तब उत्पन्न होता है जो सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति की तुलना में ज़्यादा हो, और ये तब होता है जब सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति की तुलना में कम हो। पॉइंट नंबर 3, उत्पादन का स्तर पूर्ण रोजगार पर स्थिर रहता है, उत्पादन हमेशा समान रहता है, जबकि इस स्थिति में उत्पादन का स्तर कम हो जाता है। अर्थव्यवस्था में कोई बेरोजगारी या अल्प रोजगार की स्थिति नहीं पाई जाती है स्फीतिक अंतराल में। अविस्फीतिक में बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि सब लोगों को उचित उत्पादन की मात्रा पूर्ण नहीं होती है, रोजगार पूरा नहीं हो पाता, इसमें बेरोजगारी छाती है। पॉइंट नंबर 5, इसके कारण मजदूरी और कीमत जाल उत्पन्न होता है, और इसके कारण स्तरीय संतुलन जाल उत्पन्न हो जाता है। ध्यान रखिए, ये ग्राफ चित्र के साथ दिखाएंगे तो बेटर है। अब स्फीतिक अंतराल का मतलब होता है यहाँ पर मांग, स्फीतिक अंतराल यहाँ पर मांग होना चाहिए लेकिन मांग इससे ज़्यादा है, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है इसी को स्फीतिक अंतराल बोलते हैं। जबकि अविस्फीतिक का मतलब होता है जितना मांग होना चाहिए, मांग अगर उससे कम हो, नीचे बैठ जाए, तो वो अविस्फीतिक होता है। चित्र से समझाएंगे तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 24, मुद्रा के कार्यों को समझाइए। मुद्रा को कार्य को बताना है आपको। मुद्रा के कार्य क्या है? मुद्रा के कार्य मतलब ये बात 6 नंबर का है, तो बेसिकली आप प्राथमिक कार्य को एक्सप्लेन कीजिए। तो प्राथमिक कार्य में 2 प्रमुख कार्य आते हैं, उसके बाद इसके द्वितीय कार्य भी होते हैं। तो क्योंकि 6 नंबर है तो इन दोनों को एक्सप्लेन कीजिए, प्राथमिक और द्वितीय के। प्राथमिक कार्य में 2 प्रमुख कार्य होते हैं। नंबर 1 विनिमय का मापदंड, और नंबर 2 मूल्य का मापन। विनिमय का मतलब सबसे पहले वस्तु और सेवाओं के क्रय विक्रय करने के लिए, और वस्तु और सेवाओं के मूल्य का निर्धारण करने के लिए। जबकि हम बात करते हैं गौण या द्वितीय कार्य की, यहाँ पर 3 कार्य का होता है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। पहला स्थगित भुगतान, यानी कि उधार में क्रय विक्रय को बढ़ाना। नंबर 2 आय को भविष्य के लिए बचा कर रखना, मूल्य का संचय। नंबर 3 मूल्य का हस्तांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान को, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आय का हस्तांतरण करना, ये मुद्रा का कार्य होता है। ठीक है,
अब बात करते हैं दीर्घ उत्तरी, अति दीर्घ उत्तरी, विस्तृत उत्तरी प्रश्न, जो कि 10 नंबर का है और इसके आंसर आपको लगभग एक पेज से ज़्यादा, 1.5 पेज में या भी यूँ कहें 300 शब्दों के आसपास लिखना है। थोड़ा लॉन्ग होगा, थोड़ा सा लंबा होगा, ध्यान रखना है। जैसे क्वेश्चन है, उपभोक्ता संतुलन से क्या आशय है? तटस्थता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता को संतुलन को समझाइए। सबसे पहले तो उपभोक्ता संतुलन की बात कीजिए, यहाँ से आपको 2 नंबर ये मिल जाएगा और बाकी नंबर लेने के लिए आपको उसको ग्राफ के साथ एक्सप्लेन करना होगा। एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब अपनी सीमित आय की सहायता से वस्तु और उनकी दी गई कीमतों पर खरीदकर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। मतलब जब एक उपभोक्ता जितना पैसा जहाँ पर खर्च करता है उसकी तुलना में अगर उसकी संतुष्टि के स्तर ज़्यादा हो जाता है तो उपभोक्ता संतुलन के स्तर। हर उपभोक्ता अपनी कीमत रेखा उसकी आय और उपभोग वस्तु की कीमतों से निर्धारित होती है, इसलिए कीमत रेखा के साथ साथ उपभोक्ता की उदासीनता वक्र हमेशा ऊपर की ओर होता है। इस प्रकार से जब हम उदासीनता वक्र विश्लेषण की बात करते हैं, उत्पादक संतुलन की यहाँ पर 2 प्रमुख शर्तें होती हैं। नंबर 1, उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पष्ट करता हुआ होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये आर और एस कीमत रेखा है और ये आई सी जो है क्या चीज़ है, यहाँ पर उदासीनता वक्र है। तो उदासीनता वक्र इस कीमत रेखा को बिंदु ई पर टच कर रहा है। इस बिंदु को हम जो है जहाँ टच करेगा इसी को इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, कि यहाँ पर उपभोक्ता ने जितना पैसा खर्च किया और बदला में उसके जो उचित संयोग का चुनाव हुआ है, तो इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, उपभोक्ता संतुलन। साथ ही साथ दूसरा भी होना चाहिए कि केवल बराबर नहीं होना चाहिए, एक पॉइंट और, कि स्थायी संतुलन वहीं पर उपभोक्ता उपभोग करेगा। इसके लिए जरूरी है कि उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होना चाहिए, आगे की ओर बढ़ता हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि बिंदु अपने बिंदु की तरफ पीछे की ओर मुड़े। तो जैसे कि यहाँ पर जो है ये आ रहा है फिर ये नीचे की ओर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आगे की ओर इधर से आएगा और आगे की ओर उल्टी दिशा में भागता हुआ नजर आना चाहिए। जब ये दोनों स्थितियाँ उत्पन्न होती है तभी एक उपभोक्ता संतुलन में होता है। 10 मार्क्स का इतना इनफ है। हाँ, क्योंकि मैंने कहा 10 मार्क्स में 3 क्वेश्चन होंगे और तीनों के अपने अपने ऑप्शन होंगे, यानी कि 6 टोटल क्वेश्चन होंगे। दोनों में से 2 क्वेश्चन में से हर एक को करना पड़ेगा। जैसे प्रतियोगिता के आधार पर बाजार के वर्गीकरण की विशेषता कीजिए। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार 3 प्रकार में होती है। तो सबसे पहले मैं बाजार का बताइए। बाजार वह संपूर्ण क्षेत्र होता है जब क्रेता विक्रेता किसी वस्तु विशेष के लिए क्रय विक्रय के लिए निकट संपर्क में होता है। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार के 3 प्रमुख रूप है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एक ऐसा बाजार जहां पर क्रेता और विक्रेता की कोई कमी नहीं होती है, पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, और पूरे बाजार में समरूप वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है और इन्हें पूरे बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। राइट। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एक ऐसा बाजार जहां पर प्रतियोगिता भी पाई भी जाती है लेकिन कम, यानी कि मिक्स होता है। यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता अभाव हो जाता है क्योंकि इस स्थिति में क्रेताओं की संख्या विक्रेताओं से अधिक तो होती है, लेकिन विक्रेताओं के पास वस्तुएं एक जैसी नहीं होती। सबके पास जो वस्तुएं होती हैं उपयोगिता भले ही सेम हो, उसमें कुछ ना कुछ अंतर होता है और यही कारण होता है कि इसमें वस्तु विभेद की स्थिति पाई जाती है। और सबके इस बाजार की सबसे बड़ी विशेषता कि सबके बीच में गला काट प्रतियोगिता होती है। हर कोई चाहता है कि मेरा उत्पाद मार्केट में बिके। और तीसरा होता है एकाधिकार। एकाधिकार बाजार मतलब होता है एक ऐसा बाजार जहां पर पूरे बाजार में केवल अकेला उत्पादक होता है, एक ही उत्पादक होता है। ऐसे में वो खुद उद्योग बन जाता है और वो खुद ही फर्म होता है। वो पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण करता है और साथ ही साथ उसका कोई निकटतम वस्तु भी उस बाजार में नहीं होता है। ध्यान रखना, इसको एक्सप्लेन करते हुए लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 26, फ्लक्स की प्रतिशत या अनुपातिक विधि को समझाइए। आपको अनुपातिक विधि का बताना है कि फ्लक्स, क्योंकि अनुपातिक विधि का प्रतिपादन फ्लक्स ने किया था। आंसर लिखेंगे, प्रतिशत रीति का प्रतिपादन प्रोफेसर फ्लक्स ने किया। मांग की लोच का अनुमान लगाने के लिए मांग में होने वाले अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से भाग किया जाता है। ये फ्लक्स ने दिया था कि किसी भी वस्तु में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसको उस वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से भाग कर देंगे तो जो आएगा वो कीमत लोच होगा। कीमत लोच के 5 प्रमुख होता है, या तो वो 1 से ज़्यादा होगा, या तो 1 से कम होगा, या वो 1 के बराबर होगा, या फिर वो 0 होगा, या फिर उसकी कोई माप नहीं होगी, अनंत होगा। इसके लिए ये
अनुपातिक रीति का फार्मूला भी प्रयोग किया जा सकता है, डेल्टा क्यू अपन पी, जहाँ पर डेल्टा क्यू का मतलब होता है कीमत वस्तु की मांग की मात्रा में परिवर्तन, मांग में होने वाला परिवर्तन, और डेल्टा पी का मतलब होता है वस्तु की कीमत में परिवर्तन। ठीक है, और वहीं पर जो है क्यू होता है आरंभिक मात्रा जो पहले थी, और पी का मतलब होता है आरंभिक कीमत, ध्यान में रखना। और ये नंबर याद रखना, कोई भी डाउट हो तो इसी नंबर से आपको कांटेक्ट करना है मुझे। ठीक है, अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए क्या करना है, आपको एक एग्जांपल देना है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया, एक वस्तु की कीमत 15% गिर जाने से उसकी मांग 1000 रुपये से 1200 इकाइयाँ हो जाती है। मांग की लोच ज्ञात कीजिए। एक वस्तु की कीमत 15% गिर जा रही है, मतलब ये हो गया कि कीमत में परिवर्तन हो रहा है 15%, लेकिन जो मांग में परिवर्तन है वो कितना है, 1000 से 12। कितना हो रहा है, 1000 से 1200, यानी कि 1200 माइनस 1000 यानी कि 200। तो 200 को सबसे पहले क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है, यानी कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन बराबर 200 इकाइयों का परिवर्तन हुआ गुणा 100 बटे आरंभिक मांग कितनी थी, 1000। तो 1000 से ये कट गया तो बचा कितना, 20%। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है मांग की कीमत लोच, दैट इज ईडी बराबर मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो बराबर हो जाएगा 20/15। 15 से 20 को भाग कर दो, कितना जाएगा, देखो 20, 15 एकम 15 बचेगा 5, पॉइंट लगा 0, 15 तिया 45, कभी नहीं कटेगा। तो 1.333 आता जाएगा, यही हमारा लोच है, यानी कि यहाँ पर लोच 1 से ज़्यादा है, जिसको बोलते हैं सापेक्षता लोचदार मांग। ठीक है, इसके अलावा इसमें ऑप्शन में दे रखा है उच्चतम कीमत सीमा और न्यूनतम कीमत सीमा के अर्थ और निर्धारक बताइए। उच्चतम कीमत क्या होती है, ठीक है, उच्चतम कीमत के बारे में बात पूछा जाता है, ये क्या है आपको उसका आंसर बताना है कि कीमत का अर्थ होता है जो एक उपभोक्ता विक्रेता को किसी सुविधा या वस्तु के बदले में अदा की जाती है। पहले समय में वस्तु विनिमय होता था, लेकिन अब जो है वस्तु के बदले में वस्तु ना देके मुद्रा दी जाती है। इस प्रकार से उच्चतम कीमत निर्धारित कीमत वो होती है जिससे ज़्यादा कोई भी कीमत वसूला नहीं जा सकता। और उच्चतम कीमत क्यों है, किसी भी वस्तु की उच्चतम सीमा सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी वस्तु की वह अधिकतम कीमत जो विक्रेता प्राप्त कर सकता है और वह उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए निर्धारित की, किसी भी उपभोक्ता से उससे ज़्यादा कीमत न वसूला जाए। उच्चतम निर्धारित कीमत उत्पादककर्ता या सेवा प्रदाता की मनमानी को रोकने के लिए कम काम करता है। उच्चतम कीमत का निर्धारण संकट के समय, युद्ध के समय या किसी विशिष्ट घटना के बाद आवश्यक किया जाता है, जिसमें भोजन है, गैस है, दवा आदि की कीमत निर्धारित कर दी जाती है, जिसको बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी, कि उससे ज़्यादा कोई भी वसूल नहीं सकता। फिर है न्यूनतम निर्धारित कीमत क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको एमएसपी बोलते हैं। एमएसपी बहुत जरूरी है, किसी भी चीज़ की न्यूनतम की कोई भी इसको खरीद रहा है तो उससे कम में नहीं खरीद सकता, खासकर किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए। जैसे मार्केट में जब गेहूं बिकता है लोग औने पौने दाम में, तो किसान ने तय किया गेहूं की कीमत एक निर्धारित कर दिया जाए, मान लो 2300 रुपये कर दिया, इससे कम कोई भी नहीं खरीद सकता कि किसानों को न्यूनतम लाभ मिल सके, उनकी न्यूनतम कीमत। सरकार की कोशिश रहती है कि जो भी फसल की न्यूनतम एमएसपी तय करनी है वो उस फसल की जो लागत है उसकी लगभग कितनी गुना होना चाहिए, 1.5 गुना। ठीक है, क्योंकि उसके लाभ को अधिकतम करना है। ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 27 10 मार्क्स का है। औसत और सीमांत लागत के संबंध को रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट करना है। औसत लागत यानी कि एसी और सीमांत लागत यानी कि एमसी के बीच में संबंध बताना है। तो दोनों में सबसे पहला संबंध होता है कि औसत लागत और सीमांत लागत दोनों की गणना कुल लागत के द्वारा होती है, जैसे कि यहाँ पर दे रखे है AC बराबर TC डिवाइडेड बाई क्यू और MC बराबर डेल्टा TC अपन डेल्टा क्यू। या फिर इसका दूसरा फार्मूला होता है MC का, MC बराबर होता है TCN माइनस TCN माइनस 1। ये फार्मूला होता है कि कुल लागत में से उससे ठीक पहले वाली लागत को माइनस करके हमें सीमांत लागत प्राप्त हो जाता है। दोनों के लिए बेस कौन है, कुल लागत। अब यहाँ पर दूसरा अंतर क्या है, दूसरा संबंध कि जब औसत लागत वक्र गिरता है तब सीमांत लागत वक्र एक सीमा तक गिरता है। जैसे यहाँ पर देखिए औसत लागत कम हो रहा है तो सीमांत लागत में भी कमी आती है। इसका मतलब इस स्थिति में औसत लागत सीमांत लागत से ज़्यादा होता है।
जब औसत लागत न्यूनतम होती है तो सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को नीचे से काटता है। देखिए यहाँ पर हमारा औसत लागत है, जब ये मैक्सिमम है तो एम सी नीचे से जाके ऊपर की ओर काट रहा है। इस स्थिति में एम सी और एम आर दोनों बराबर होता है। उसके बाद एम सी ऊपर की ओर बढ़ जाता है और ए सी नीचे की रहता है, मतलब अब एम सी ग्रेटर देन ए सी होता है। इतना करेंगे आपको 10 मार्क्स पूरा मिल जाना है। इसी में एक ऑप्शनल क्वेश्चन है, आय में परिवर्तन के कारण एक वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले ये तो समझना कि आय में परिवर्तन से वस्तु की मांग, इसको बोलते हैं आय मांग। जहाँ पर आय के कारण वस्तु की मांग प्रभावित होती है उसे आय मांग। आय मांग का तो होता है उपभोक्ता की आय और वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा के बीच का संबंध। क्योंकि जैसे जैसे मांग और आय के बीच में धनात्मक संबंध होता है कि उपभोक्ता की आय बढ़ती चली जाती है तो उसकी मांग भी बढ़ती चली जाती है। लेकिन यहाँ पर आय मांग का संबंध वस्तु और सेवाओं की उन मात्राओं से लगाया जाता है जो अन्य बातें समान रहने की दशा में उपभोक्ता दी गई समय अवधि में अपने आय के द्वारा खरीदने के लिए तैयार रहता है। अगर आय की बात करते हैं, आय के आधार पर वस्तुओं को दो वर्गों में बांटा गया है, क्योंकि इनकम ही बताता है वस्तु किस प्रकार की है। एक होता है श्रेष्ठ या सामान्य वस्तु, जहाँ पर मांग का नियम लागू होता है। दूसरा है घटिया या फिर गिफिन वस्तु, जहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो सामान्य वस्तुओं का आय के बीच में संबंध की बात करते हैं तो यहाँ पर हो गया आय और यहाँ पर लिखेंगे मांग की मात्रा। सामान्य वस्तुओं की दशा में वस्तुओं में की मांग और उसकी आय में धनात्मक संबंध होता है। मतलब वस्तु की आय में अगर वृद्धि होती है तो उसकी मांग में भी वृद्धि होगी। वस्तु की आय में कमी होती है तो उसकी मांग भी कम हो जाएगी। ऐसे में मांग वक्र ऊपर की ओर चढ़ता हुआ था इस प्रकार से। पहले यहाँ पर आय है, यहाँ मांग है। अब आय में वृद्धि हो गई तो मांग की मात्रा में भी वृद्धि हो जाएगी। इसको बोलते हैं कि आय और मात्रा में धनात्मक संबंध होता है सामान्य वस्तुओं की दशा में। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको उपभोक्ता आय के बढ़ने के साथ साथ नहीं खरीदता है, इसको हम घटिया वस्तु कहते हैं। क्या बोलते हैं? घटिया। ऐसी वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता निम्न दृष्टि से देखता है और आय के साथ गुणात्मक संबंध पाया जाता है, उन्हें घटिया वस्तुएं कहते हैं। इन वस्तुओं के में क्या होता है, इन वस्तुओं में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर वस्तु की कीमत कम होती है तो मांग और कम होती चली जाती है। इसका मतलब हमारी आय में बढ़ेगी, कोई भी घटिया वस्तु नहीं खरीदेगा। तो आय में और घटिया वस्तुओं की मांग की मात्रा में ऋणात्मक संबंध होता है। जब आय ज़्यादा थी, घटिया वस्तु की मांग यहाँ पर आय में कमी होगी तो घटिया वस्तु की मांग भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो घटिया वस्तु में और आय में कैसा संबंध होता है, ऋणात्मक उल्टा। और सामान्य वस्तु की दशा में कैसा संबंध होता है, धनात्मक यानी कि सीधा। ये लिखेंगे, आपको 100% मार्क्स मिले। तो बताइए कि ये क्वेश्चन पेपर क्या आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है? क्या इस क्वेश्चन पेपर से आपने कुछ नया सीखा या नहीं सीखा? इस क्वेश्चन में अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होता है, आपको कोई क्वेरी है, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन पेपर यूपी बोर्ड वाले बनाने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर था यूपी बोर्ड का ऑफिशियल सैंपल पेपर था, जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड किया। इसके अलावा बहुत सारे सैंपल पेपर ऐसे हैं वो जल्दी आने वाले, उसके सॉल्यूशन भी मैं आप तक प्रोवाइड करूंगा। बस आपको क्या करना है, मेरे साथ बने रहना है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना है। थैंक यू, बाय।